है कि अवेयरनेस हुई कि इसकी ट्रीटमेंट हो सकती है और अपने बच्चों को वापस लाया जा सकता है। इसको टैबू नहीं बनाया गया, जिस तरह आप पर बात नहीं होती है। लेकिन आपने अभी जुनेद भी जैसे अपने क्वेश्चन में आपसे बात कर रहे थे कि बहुत सारे नशे हैं, हर नशे को की लत को छुड़वाना उतना ही चैलेंजिंग होगा। सबसे ज़्यादा आपको किस तरह के पेशेंट्स से सामना होता है और किस स्टेज पर इसको वापस लाया जा सकता है, रिवर्स किया जा सकता है? क्योंकि आपने 21 मंथ का टाइम दिया है कि 21 मंथ में ये बिल्कुल ख़त्म हो जाता है बॉडी से। तो ऐसे पेशेंट भी होते हैं जो कि छोड़ने के बाद, रिहैब सेंटर से वापस जाने के बाद दोबारा से स्टार्ट कर लेते हैं। पहले वो पेरेंट्स को, डॉक्टर्स को यकीन दिला देते हैं कि वो बिल्कुल नशे की लत से बाहर निकल आए हैं, लेकिन उसके बाद दोबारा से इसको स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरह के केसेस भी आते होंगे? जी, ये जिसकी आप बात कर रही हैं इसको हम अपनी ज़बान में रीलैप्स कहते हैं, और हम कहते हैं कि अ कपल ऑफ रीलैप्सेस इज़ अ पार्ट ऑफ द ट्रीटमेंट प्लान। यानी कि जब भी इंसान कोई सही काम करता है, रिकवरी भी बेसिकली 2 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 1 स्टेप बैकवर्ड है। तो जब भी इंसान अपना इलाज कराने के बाद बाहर जाता है तो बहुत चांसेस होते हैं कि वो एक आध दफ़ा नशा फिर ज़रूर ट्राई करेगा, जिसको हम एक किस्म से कह देते हैं, वो कहता है अब आखिरी दफ़ा करूँगा, इसके बाद नहीं करूँगा। लेकिन ये एक ऐसा डाउनवर्ड स्पायरल है कि एक दफ़ा आप जब स्टार्ट करते हैं तो एंड आपको हिट बॉटम पे ही जाके होता है, आप बीच में रुक नहीं सकते। जी, रिलैप्स के साथ साथ हमें एक और बड़ा इशू आता है कि फैमिली जो है, जैसे अभी आपने फरमाया कि फैमिली इसको कैरेक्टर डिफेक्ट समझती है, पूरी दुनिया इसको कैरेक्टर डिफेक्ट समझती है। हम कहते हैं कि ये डिजीज़ है। डिजीज़ का मतलब होता है डिस्कम्फर्ट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको तकलीफ दे रही है वो डिजीज़ है। और तो ये थोड़ा सा मैं आपको काटूंगी यहाँ पर, ये कि आपके नर्व सिस्टम की कमज़ोरी है कि आप पर कोई चीज़ इतनी हैवी हो जाती है, ये आप अपनी चॉइस के मुताबिक उसको छोड़ या अपना नहीं सकते हैं, बस फिर आपको उसकी लत लग गई है, आपको हर सूरत में वो क्रेविंग और वो बॉडी आपकी की नीड बन जाती है, क्योंकि आपने कहा कि ये बीमारी के तौर पर आप इसको लेते हैं, तो ये हमारा नर्व सिस्टम की कमज़ोरी होगा? देखिए जी, कमज़ोरी की बात नहीं है। कोई भी इंसान इस दुनिया में नशा सिर्फ 2 वजूहात से करता है, तीसरी कोई वजह नहीं है। एक है प्लेजर, एक है पेन। या तो वो तकलीफ से दूर जाने के लिए नशा करता है या वो अपने मज़े के लिए करता है। और प्लेजर प्रिंसिपल पे हमारा पूरा जो ब्रेन एनाटमी है, ब्रेनोलॉजी जिसको आप कहते हैं, वो काम करती है। ह्यूमन बींग्स आर हार्ड वायर्ड टू मूव टुवर्ड्स प्लेजर एंड अवे फ्रॉम पेन। तो तकलीफ से दूर जो भी चीज़ लेके जाएगी वो उसका बार बार इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि ना ये हमारे फार्म में फंक्शनल रखती है। और कोई भी ऐसी चीज़ जो, जैसे आपने कहा कि कमज़ोरी ये नहीं है, हम सारे क्रीचर्स ऑफ एडिक्शंस हैं। आप देख लीजिए कि हम एक टिपिकल स्टाइल में बैठते हैं, हम एक टिपिकल, जब भी खड़े होते हैं तो हम चलने से पहले कोई लेफ़्ट कदम पहले उठाता है, कोई राइट उठाता है। एक टिपिकल स्टाइल से बाल बनाते हैं, एक टिपिकल स्टाइल होता है। वो जो स्टाइल हैं, क्योंकि उनका कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज नहीं आ रहे तो वो एडिक्शन नहीं है। जब किसी चीज़ के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आने शुरू हो जाए तो वो एडिक्शन बन जाती है। जैसे मैंने कहा, ये कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है, ये एक बीमारी है और इसका इलाज फैमिली इंटरवेंशन है। हमारे पास ज़्यादातर लोग आते हैं और वो कहते हैं पेशेंट हमारा आ गया, इसको रख लीजिए, हम 3 महीने बाद आके ले जाएंगे। तो हम कहते हैं जी ऐसे पेशेंट ठीक नहीं होगा। और जो इदारे इस शर्त के ऊपर उनको रख लेते हैं, तो मैं आपको बता दूं, वो सिर्फ फॉर द सेक ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, बिकॉज ट्रीटमेंट इसका सस्ता नहीं है, कहीं भी सस्ता नहीं है, ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। तो वो क्या करते हैं, फिर पेशेंट वापस आता है, फिर 1-2 दफ़ा जब वो रिलैप्सेस करता है, तीसरी दफ़ा वो जाता है तो वो भी पेशेंट भी समझ जाता है इट्स लाइक अ बॉक्सिंग मैच। आपने स्टेमिना देखना होता है, फैमिली अगेंस्ट द पेशेंट। अगर फैमिली स्ट्रांग होगी तो आपका पेशेंट कभी भी नशे पे वापस नहीं जाएगा, और अगर फैमिली स्ट्रांग नहीं होगी तो फिर आप जितने मर्जी अच्छे ट्रीटमेंट स्ट्रांग मतलब फैमिली का काउंसलिंग में आना, फैमिली का सपोर्टिव होना, और फैमिली का ये समझना कि ये बीमारी है, ये कोई कैरेक्टर डिफेक्ट नहीं है। और जब फैमिली हमारे पास आती है ना पेशेंट लेके, तो हम कहते हैं कि जितनी काउंसलिंग इसकी होगी उतनी काउंसलिंग आपकी भी। अच्छा अली भाई, रूट कॉज तक पहुंचने की कोशिश भी यकीनी तौर पे आप करते होंगे ताकि परमानेंट इसको पहुंचा जा सके, खड़ा जा सके। सबकी अक्सरियत में आपको किस तरह के नशा करने वाले लोग मिल रहे हैं जो इसके नताइज भी बहुत ज़्यादा तबाहकुन हो? सोर्सेज क्या क्या हैं? कंपनी के थ्रू वो हासिल कर रहे हैं, किसी एक ख़ास ड्रग माफिया का वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और क्या उसके लिए भी कोई आपका ऐसा मैकेनिज़्म है कि दीगर इदारों से भी रब्ता करके उसको भी जड़ से उखाड़ा जा सके? अगर फर्ज के कोई कॉलेज है, कोई इंस्टीट्यूट है, कोई ड्रग माफिया है जिस सोर्स से आपको लगता हो कि सबसे ज़्यादा लोग इफेक्ट हो रहे हैं, फर्ज के लाहौर की बात करें, सराउंडिंग की, तो उसके लिए भी कोई एफर्ट हो रही है? जी बिल्कुल, एफर्ट तो हो रही है। मुझे खुद आई वाज फॉर्चुनेट इनफ टू वर्क विद द ANF, उनके साथ भी मैंने काम किया, और देखने में ये आता है कि जिस इदारे पे भी हम जाते हैं उनसे बात करने के लिए, आगे वो डिनाइल में चले जाते हैं, क्योंकि कोई अपने अदाद शुमार नहीं दिखाना चाहता। अगर आप मुझसे पूछे तो मैं आपको कहूँगा कि एक स्कूल भी, एक कॉलेज भी और एक यूनिवर्सिटी भी पाकिस्तान में नहीं है जिसके अंदर नशा नहीं, जो इससे बची हुई हो। साइंस ही कहती है कि एटलीस्ट योर कज़न इज़ एन एडिक्ट। वो कहते हैं कि 3 पीपल्स आर सिटिंग इन अ रूम, तो उनमें से एक एडिक्ट है। तो आप ये सोच लें कि हर 3 में से अगर एक एडिक्ट है, पहचाने कैसे? अब वो फैमिली को किस तरह से पता लगे कि हमारा बच्चा इस लत में पड़ चुका है? और जाहिर बात है कि वो उसको एक्सप्रेस करने में भी तो शुरू में तो वो अपने आप को कंट्रोल कर लेता होगा शायद, तो वो क्या सिम्टम्स हैं, पकड़ना कैसे चाहिए उसे? सिर्फ बिहेवियर्स,
आप सिर्फ बिहेवियर्स पे नज़र रखते हैं, उनके फेशियल एक्सप्रेशन और उनकी आई मूवमेंट, दैट्स जस्ट अबाउट इट। आपको फौरी पता लग जाता है कि कौन कितने पानी में है। एक प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी होती है जैसा इंसान शुरू से होता है, और एक चेंज पर्सनैलिटी होती है जो किसी भी ड्रग को यूज़ करने के बाद उसकी बन जाती है। तो जब आपको ये चेंज नज़र आए, उसकी स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो, उसकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो, बिहेवियर, डाइट डिस्टर्ब हो, टेम्परामेंट डिस्टर्ब हो, हम हॉल्ट का फिनोमेना इसमें इस्तेमाल करते हैं कि हंग्री, एंग्री, लोनली, टायर्ड। अगर वो हंग्री रहता है, अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखता, गुस्से में ही रहता है, अकेला रहना पसंद करता है, सोशल आइसोलेशन में चला गया, हर वक्त लेथार्जिक होता है, तो आप समझ जाइए मसला। बिल्कुल ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने सिम्टम्स जो आपने बताए हैं, हम अपने इर्द गिर्द में लोगों को देख के ये तो पहचान सकते हैं कि कौन एटलीस्ट इसका एडिक्ट हो चुका है और किसको रिहैब सेंटर में ले जाना चाहिए या डॉक्टर से, हमारे नफ्सियात से रुजू करना चाहिए। लत बहुत टाइप की है, नशा बहुत टाइप का, हमने देखा गेमिंग का नशा भी है एक, फिर गैम्बलिंग का नशा भी है एक, और जिसकी वजह से बच्चे छोड़ ही नहीं पाते, बड़े छोड़ नहीं पाते, बड़ी उम्र के हो जाने के बाद भी वो उसको छोड़ नहीं पा रहे होते। फ़ोन की एडिक्शन है, वो भी एक नशा है। अब सोशल मीडिया के यूज़ का नशा है। और मैंने उन लोगों को भी नोटिस किया और देखा है कि जब आपका एक स्क्रीन टाइम है आपका, आप 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे आप टीवी पर मोबाइल पर स्क्रॉल करते हैं, और जब आपसे वो कहा जाए तो आप चिड़चिड़ेपन का शिकार हो जाते हैं और आप उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती है। बच्चों नहीं, बड़ों की भी बात कर रही हूँ। तो क्या इसके लिए भी रिहैब सेंटर जाना चाहिए, हमारी नफ्सियात के पास जाना चाहिए, या फिर इसको बस एक आदत के तौर पर ही लिया जाए? जी बिल्कुल, बिल्कुल जाना चाहिए। मैंने आपको जैसे कहा कि कोई भी काम बार बार करे और नेगेटिव रिजल्ट्स हों। अगर तो बच्चा सारा दिन गेम्स खेल रहा है और उसकी एजुकेशन मुतासिर हो रही है, उसकी हेल्थ मुतासिर हो रही है, उसकी रिलेशनशिप मुतासिर हो रहे हैं, तो इट्स अ प्रॉब्लम। अब तो बाकायदा जैसे टिकटॉक की हम बात करें तो इसकी एक बीमारी आ गई जिसका नाम है PTU, प्रॉब्लमैटिक टिकटॉक यूज़। अब कहने का मकसद ये है कि ये ब्रेन लॉकर्स हैं सारे, ये वो चीज़ें हैं जो डोपामिन रिलीज़ करते हैं हमारा, और जिसके ऊपर हमारा पूरा इंसानियत जो है डोपामिन के पीछे मरती है एक किस्म की, आप समझ लें। किसी को बहुत पैसा दे दें, उसका डोपामिन रिलीज़ होगा, कोई नशा कर ले, वो डोपामिन रिलीज़ होगा। एट द एंड ऑफ द डे जो भी चीज़ डोपामिन को रिलीज़ करती है, इंसान उसके साथ स्टिक कर जाता है। आप जिसकी पर्टिकुलरली बात कर रही हैं उसको हम नॉन केमिकल एडिक्शन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं कि सब्सटेंस अब्यूज़ इज़ अ थिंग बट नॉट द थिंग। और अगर आप देखें तो ये जो 70 लाख की मैंने बात की है, ये सिर्फ सब्सटेंस अब्यूज़ की बात की है। अगर मैं आपको जेनेरिक पे चला जाऊं कि कितने लोग एडिक्ट्स हैं, मतलब आपको यहाँ पे रिलीजियस एडिक्ट्स भी मिलते हैं जो कि 5 के बजाय 50-50 नमाज़ें पढ़ते हैं। मेरे पास एक खातून आई अपने इलाज के लिए, जिनके बच्चों ने मुझे बताया कि ये पिछले 7 सालों से मुसल्ले से नहीं उठी और उनको ऐसा आर्थराइटिस हो गया था कि उनके हाथ मुड़ गए थे तस्बीह कर करके उसी पर्टिकुलर पोजीशन। अच्छा। और घुटनों के बाहर बैठ बैठ के उनकी बॉडी डिस्मॉर्फिया एक किस्म का हो गया था। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं जो हमारी ज़िंदगी में मनफी नताइज लाती हैं, वो एडिक्शंस है। और सबसे बड़ी एडिक्शन मैं ये ज़रूर क्लियर करना चाहूँगा कि फूड की है, और दुनिया को ये पता ही नहीं है क्योंकि फूड खाने की, क्योंकि इसमें टोटल एब्स्टिनेंस नहीं है, हमें 3 दफ़ा खाना ही खाना है। नशे के अंदर तो फिर टोटल एब्स्टिनेंस है। नशे से आपको 4 नहीं तो 3 बीमारियां लगेंगी, कार्डियक अरेस्ट होगा या कुछ ऐसे होगा। फूड से आपको 35,000 बीमारियां लगेंगी। लेकिन फूड को हम कभी इस तरह से देखते नहीं। क्या 3 टाइम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए? क्वांटिटी ज़्यादा खा रहे हैं हम? किस चीज़ की लत है, या फिर फास्ट फूड की तरफ जा रहे हैं, ये लत है क्या? एक्चुअली लत सिर्फ टेस्ट की है, हम लोग टेस्ट के लिए खाते हैं। हम जैसे एक बड़ी ज़बरदस्त मिसाल है कि सम पीपल लिव टू ईट एंड द रेस्ट ईट टू लिव। तो जो जिंदा रहते हैं सिर्फ खाने के लिए, अगर आप देखें जिनकी ज़िंदगी में कोई नशा नहीं है, तो आप देखें ना, उनसे पूछें उनका मूड बेहतर किस तरह से होगा, खाने से होगा। जो नशा एक मैरिजुआना का सिगरेट आपको देता है, वो एक चॉकलेट बार भी। यहाँ पे तो मेरे ख्याल में तो अच्छा खाना दे दें आप, मैं खुश हो जाऊंगी। यहाँ पे तो 99% लोगों की एंटरटेनमेंट ही फूड है। दैट इज ट्रू। तो अगर उसके ऊपर कट लगा देंगे तो जिंदा कैसे रहेंगे? सर देखिए, हमारी लॉन्जिविटी की बात होती है। आप हमारा एज स्पैन देख लें, लाइफ स्पैन अब 50 से ज़्यादा कोई जिंदा ही नहीं रहता। और एक बड़ी वजह है फूड। तो बहुत I've lost at least 60% of my friends अभी तक। तो आप ये देखें कि इस एज तक अगर 60 चले गए हैं तो अगले 10 साल तक कितने रहेंगे और कितने जाएंगे हमें नहीं पता। हम जो कुछ अपने अंदर डालते हैं ना, वो ही रिजल्ट बाहर निकलता है। ह्यूमन बीइंग इज अ प्रोडक्ट ऑफ देयर चॉइसेस एंड डिसीजंस। अच्छा, कि इसकी बेहतरीन मिसाल ये है कि रमज़ान के महीने में जब जिप लगी हुई होती है हम सबके मुंह के ऊपर, तो हमारी आफ्टर रमज़ान बड़ी ज़बरदस्त सेहत होती है, फिजिकली भी फिट होते हैं, मेंटली भी। अब तो अगर काश हम सारा साल उसको प्रैक्टिस करें तो कितने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। बिल्कुल जी, मेरे पास जब कोई भी फैमिली आती है, खासतौर पे डायबिटीज़ काउंसलिंग भी हम करते हैं, तो उसमें जब वो आती है ना, तो मैं नॉर्मल इंसान को कहता हूँ कि यू शुड लिव लाइक ए डायबिटिक। अगर आप डायबिटिक नहीं भी हैं तो जो वो खाता है आपको वही खाना चाहिए, जो वो करता है वही आपको करना चाहिए, आपको कभी डायबिटीज़ नहीं होगी। लेकिन डायबिटिक तो चोरी चोरी गुलाब जामुन भी खा रहे होते हैं। हाँ, वो तो फिर विशियस बिहेवियर्स हैं जी। देखें, कोई भी इंसान पूरे तरीके से सबमिशन नहीं दे सकता, लेकिन कभी कभी गलती कर लेना फिर भी बेहतर है रोज़ाना करने से।
सो यू नो लेसर इविल का कॉन्सेप्ट तो है हमारे पास, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जितना सही आप अपनी ज़िंदगी में कर सकते हैं उतना तो करें। तो अब पता मुझे ये चला कि मैं और बहुत सारे मेरे जैसे दोस्त अहबाब जो हैं वो चोरी चोरी गुलाब जामुन खाना, फूड के नशे की लत में पड़ गए मैं, और अब इससे छुटकारा हासिल करें। फाइनली हम उम्मीद करते हैं कि आपकी इन सारी चीज़ों पे अमल किया जा सकेगा और ये सारे जितने भी नशे हैं ये अल्टीमेटली आपके लिए नुकसानदेह हैं। इनसे छुटकारा पाइए अपनी ज़िंदगी को सेहतमंद बनाने के लिए, खुशहाल बनाने के लिए। बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया अली मुर्तज़ा साहब हमारे साथ मौजूद थे, माहिर नफ्सियात।